Hello girls, I am Amita Grover. Again welcome you to this online class. So let me start today's topic. This is cell diversity, जिसके अंदर हम लोग साइज, शेप और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ेंगे। तो आई होप लास्ट आपको जो लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अपन जो इस टॉपिक में इसकी शेप, साइज, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरिया। ठीक है, जिसका क्या साइज रहता है 2 से 10 म्यू एम। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल या न्यूरॉन। ठीक है, और जो बिगेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, वो कम से कम 15 सेंटीमीटर, और अगर उसका जो शेल हटाते हैं तो वो 8 सेंटीमीटर उसके अंदर जो उसका एग है ना वो सेल के रूप में हमें बड़ा जो दिखाई देता है। ठीक है, जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ी सेल के रूप में माना जाता है। और सबसे लंबी सेल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो नर्व सेल है, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब अपने ये हो गया इसका जो साइज। अब जो कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में, है ना, और पक्षियों के अंडे हैं वो बड़े आकार की सेल्स होती हैं। जो सेल्स हैं बच्चों वो कई डिफर उनकी शेप होती है ना। तो अब उसकी जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी का जो बॉडी बढ़ती जाएगी तो वो सेल्स कंप्रेस होकर उनकी साइज में वो चेंज आता जाता है। अब जो सेल के अंदर इनका जो आपने कंपोजिशन पढ़ा होगा कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कई सारे उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। और उसके अंदर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम सेल के अंदर न्यूक्लियस के आधार पर या उसकी बाउंड्री के आधार पर उसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफाइन करते हैं, या उसको एक दूसरे से अलग करते हैं कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, सबसे पहले प्लांट और एनिमल सेल के बारे में भी 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब हमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में थोड़ा सा हमें समझना है कि जो यूकैरियोट है इसमें आता है एनिमल्स, जैसे हम लोग हो गए, प्लांट्स, फंगी, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके ऊपर जो बाउंड्री उसकी होगी, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होगी और एनिमल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसकी प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और प्रोकैरियोट के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो प्रॉपर अपनी पोजीशन में नहीं होता। अब ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल इसमें दिखाई दे रही है, तो इसका अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है वो एक ढीले ढाले आवरण के अंदर उसके अंदर बंद रहता है। और इसके ऊपर जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके ऊपर सेल वॉल इसके ऊपर दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर जो आवरण है उसे कैप्सूल है। इसकी बच्चों अपन स्ट्रक्चर अच्छे से करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इसमें डिफरेंस बताया गया है, तो जो आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है, इसमें आपको इसमें न्यूक्लियस, इसका साइज, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बताया हुआ है। तो किसके अंदर क्या है ये अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लेना कि साइटोप्लाज्म दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में है, सेल वॉल सम डू कुछ में हो सकती है, और प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ठीक है, जो यूकैरियोट है उसमें प्लांट्स में तो सेल वॉल होगी, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो इसके ऑर्गेनल्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि जो द पार्ट ऑफ द सेल, जो हमारी सेल के जो पार्ट हैं। ठीक है, जो सेल के पार्ट हैं
वो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं कि वो सेल उससे एक्टिव कैसे होती हैं। एक क्योंकि एक सेल दूसरे से डेस्मोसोम द्वारा जुड़ी हुई हैं, जिसके द्वारा उनका साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा रहता है। तो ये सेल्स कैसे लिविंग रहती हैं, कैसे जिंदा रहती हैं, ये कैसे खाना अपना खाती हैं, तो ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये हम लोग इसके कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम रीड करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग इसके क्या क्या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे इसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक को लेंगे वो होगा सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन अवॉइड भी कर सकते हैं, या अगर कुछ मिला इसका टॉपिक तो मैं बता दूंगी। बेसिकली जो अपन आप लोग पढ़ के आए हो, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी, है ना, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इनकी स्ट्रक्चर है, किसने इसको खोजा, और किसने जो इसके फंक्शन क्या है कि पर एक ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर क्या काम करता है। ठीक है, अब ये कुछ आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, मैं आपको ये बता देती हूँ, लेकिन इसको मैं ब्रीफली बच्चों करवाऊंगी सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि अपना ये सेल ऑर्गेनेल्स का एक पार्ट है और ये अच्छे क्वेश्चन के रूप में बनता है। जो इसकी स्ट्रक्चर है, फास्फोलिपिड की दोहरी परत, और इसके ऊपर जो फास्फोलिपिड की परत है ये प्रोटीन की परत से कवर रहती है। फास्फोलिपिड की दोहरी परत होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि सेंटर में तो फास्फोलिपिड और इसके ऊपर और नीचे प्रोटीन की परतें होती हैं। तो हमें सेल मेम्ब्रेन को क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे फर्स्ट ईयर के बाद अगर हम लोग सेकेंड ईयर के कुछ टॉपिक करते हैं या फाइनल में जाते हैं, बार बार आता है कि इसमें चैनल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारी बॉडी में आदान प्रदान करते हैं। तो हम उन सबको, जब चैनल्स हमें पता होंगे वो क्या होते हैं, कैसे बने हुए हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का करते हैं आदान प्रदान, है ना, तो वो हम तब जाके आगे किसी भी और फंक्शन को समझ सकते हैं।